वेलकम एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का। इसका नाम है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर को जो है बग्घी और घोड़ा का दर्जा दिया गया है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि हमारा जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफी हद तक ग्रो कर रहा है। ग्रो कैसे कर रहा है? तो देखो, जो अपना जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था ना, उसमें लगातार तुम्हारा गिरावट दिखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फिनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है हमारे इकोनॉमी में। वो कैसे पता चल रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आरबीआई रिलीज करता है, उसमें जो है लगातार तुम्हारा इजाफा हो रहा है उसके पॉइंट में। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कैसे पता चल रहा है ये? तो देखो, अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड के थ्रू गुजर रहा है। क्योंकि देखो, बैंकिंग में अगर पूरे इकोनॉमी का डिपेंडेंस अगर बैंकिंग पे ज्यादा होगा, मतलब बैंकिंग सेक्टर पे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक इकोनॉमी जो है केवल ओवरऑल तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम पे ही तुम्हारा पूरा इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन अब ये भी दिख रहा है तुम्हारा कि जो नॉन बैंकिंग ऑप्शन है ना, वो भी अपनी इकोनॉमी में बढ़ा हुआ है। कैसे बढ़ा हुआ है? कि इस यार जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो है, उसमें 17% का ग्रोथ देखने को मिला है। किसमें? एनबीएफसी में। अच्छा, फिनेंशियल मार्केट से पहले एक बार ये जरा ध्यान रखने रखने की जरूरत है कि देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है तुम्हारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में बना रहे, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रखे, ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ मेरे को देखने को मिले। जैसे मान लो कि अगर 6% का ग्रोथ तुम्हारे इकोनॉमी का हुआ है और मार्केट में इन्फ्लेशन 6% का चल रहा है, तो ओवरऑल आपका ग्रोथ जो रेट है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो उसके चलते आरबीआई जो है बहुत सारा तुम्हारा इंटरवेंशन करता है। जैसे कि क्या 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 करता है? जैसे कि मान लो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है? वो सिक्योरिटी को बाई करता है और सेल करता है। सिक्योरिटी बोले तो तुम्हारा जो बॉन्ड है उसको, सिंपल टर्म में समझो तो। साथ ही साथ सीआरआर एसएलआर के थ्रू जो है बहुत सारा चीज वो करता है ना। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अभी ये बोल रहा है, पिछले बहुत दिन तक वो लगातार विड्रॉल अकोमोडेशन रखा था। अब जो है अपना स्टैंड जो है वो विड्रॉल अकोमोडेशन से न्यूट्रल स्टैंड की तरफ शिफ्ट किया है। विड्रॉल अकोमोडेशन मतलब ये होता है कि अभी जो है रेट कट करने का वैसा मतलब उनका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, वही दिखा रहे हैं कि इट मींस रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन सिस्टम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। वही न्यूट्रल स्टैंड मतलब ये होता है कि अब जो है वो रेडी है, मतलब अगर बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा तो बढ़ाएगा, घटाने का जरूरत पड़ेगा तो घटाएगा। लास्ट क्लास में जैसे मॉनेटरी एग्रीगेट्स हम लोग देखे थे, तो उसका यहाँ पर यूज होगा। तुम्हारा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? तुम्हारा एमओ होता है ना। और सबसे ज्यादा तुम्हारा जो M3 होता है। तो देखो, मॉनेटरी एग्रीगेट कैसे होता है? तो देखो, तुम्हारा सब यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि M0 क्या होता है? तुम्हारा हाई पावर्ड मनी, जिसको बेस मनी भी बोलते हैं। ठीक है। M0 मतलब तुम्हारे क्या हो गया? करेंसी हो गया जो सर्कुलेट किया जा रहा है। बैंकर डिपॉजिट होता है आरबीआई का। अदर डिपॉजिट जो होता है आरबीआई के साथ, है ना। नैरो मनी तुम्हारा M1 हो गया। M1 में क्या है कि करेंसी डिपॉजिट के साथ साथ तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट भी इसमें देख लिया जाता है तुम्हारा। M2 में जैसे ही टाइम डिपॉजिट ऐड करोगे M1 में, तो M2 दिख जाता है तुम्हारा। और यही जो तुम्हारा M3 है, इसमें M2 में टर्म डिपॉजिट जो है, जो लीगली बाइंडिंग हो रहा है तुम्हारा 1 साल से अधिक का, या फिर कॉल या फिर टर्म जो भी हो गया तुम्हारा, ये सब तुम्हारा होता है। इसलिए M3 को तुम्हारा ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, है ना। यही M0 और M3 के रिश्ता को हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। जैसे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर होता है कि इकोनॉमी में कितना जो करेंसी यूनिट है उसको किस हद तक बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, कितना परसेंट से आप एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो चीज़ आपको मनी मल्टीप्लायर से शो होता है। मनी मल्टीप्लायर का जो रेशियो होता है वो होता है ब्रॉड मनी बाई रिजर्व मनी। ब्रॉड मनी तुम्हारा क्या हो गया? ब्रॉड मनी तुम्हारा यही हो गया तुम्हारा M3 हो गया, और रिजर्व मनी हो गया तुम्हारा M0 हो गया। ठीक है। ये तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर होता है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इसीलिए पूछा जा सकता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूपीएससी का भी शिफ्ट जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो इसीलिए इसको करवाने का औचित्य बन रहा है यहाँ पर। अब मनी मल्टीप्लायर का बात करो, तो मनी मल्टीप्लायर में देखो क्या होता है। इसको अगर बढ़ाना है तो अपना ब्रॉड मनी आप बढ़ाइए। ब्रॉड मनी बढ़ाइए मतलब कि क्या? ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए? ज्यादा से ज्यादा जो है आप बैंकिंग हैबिट बढ़ाइए। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? अभी भी जो है इंडिया इंडिविजुअल्स जो है वो कैश को ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। तो और दूसरा बात है कि बैंक्स को भी बोला जाता है कि आप रिजर्व मनी रखिए, है ना। तो ये भी आपका बढ़े जा रहा है और ब्रॉड मनी आपका बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बैंकिंग तो ये घटा रहा है। तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि इसमें मॉडरेशन दिख रहा है ना। तो ये होता है। तो जैसे तुम्हारा बैंक कैसे होल्ड करता है? सीआरआर के थ्रू जो है अपना रिजर्व मनी रखता है ना। देखो, सेम ट्रेंड देखो तुमको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त क्या हुआ था कि कैश रखने में लोगों का भरोसा खत्म हो गया था, तो अचानक से ना लोग ऑनलाइन की तरफ ज्यादा शिफ्ट किया था। तो ये 2 साल पे देखो दिख रहा है कि जो मनी मल्टीप्लायर है बहुत तेजी से ऊपर उठा था। लेकिन फिर कोविड के बाद फिर से वही बात हो गया तुम्हारा। एक तरह से क्या हुआ, सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन आया, तो लोगों का जो है फिर वापस भरोसा उठने लगा। क्योंकि लिमिट कर दिया गया था, बहुत जगह लिमिट कर दिया गया था कि इससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, इससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, है ना। तो
कोविड में क्या हो रहा था, और दूसरा बात है कि सबको कैश निकाल के रख रहा था घर में, है ना, क्योंकि कैश भी अभी भी लोगों को ज्यादा भरोसा होता था। तो एटीएम में तुमको ये दिखता था कि कैश खाली है, उस हिसाब से आरबीआई जल्दी जल्दी नोट छाप भी नहीं पा रहा था, है ना। तो कोविड में आपको दिखा था कि अचानक से उसमें क्या हुआ था, फॉल आया था। ठीक है। फिनेंशियल इंटरमीडिएशन में देखो कौन कौन सेक्टर आ जाते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि देखो अपना जो परफॉर्मेंस हो रहा है फिनेंशियल इंटरमीडिएशन का, वो भी अच्छा हो रहा है। कैसे, उसमें कौन कौन आ रहा है, बैंक आ जा रहा है, कैपिटल मार्केट आएगा, इंश्योरेंस आएगा, पेंशन सेक्टर आएगा। एक बार जरा सीआरआर और एसएलआर के बीच में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। तुम्हारा जो अब एसएलआर और सीआरआर के बीच का देखो एक अंतर देख लो। सीआरआर के में यही होता है तुम्हारा क्या, कि जो परसेंटेज जो है बैंक को डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है, किसके साथ, आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। ये तुम्हारा कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसको, तुम्हारा बैंकिंग को, है ना। तो सीआरआर एक तरह से लॉस कहीं केस मान के चलो बैंक के लिए होता है। एसएलआर क्यों रखा जाता है कि एक डिसेंट अमाउंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप डिमांड और टाइम लायबिलिटी का जो है रख सके। लिक्विड में आपको रखना पड़ता है, जो कि तुम्हारे कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी हो सकता है। सीआरआर जो एक तरह से क्या करता है, मनी फ्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। वही एसएलआर जो है वही इनफ फंड रखता है कस्टमर के लिए, कि अगर आके कोई मांग दे तो बैंक ऐसा नहीं बोले कि हम तो खाली हो चुके हैं, है ना। तो यही बात है कि जो सीआरआर में जो बैंक जो है कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करता, और एसएलआर में तुम्हारा इंटरेस्ट अर्न करता है, क्योंकि तुम्हारे इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे तरफ देखो तुम, कि ये जो हमने पहले सबसे पहले क्लास जो था समरी था सारा चैप्टर का, उसमें डिस्कस किया हुआ था, है ना, कि तुम्हारा जो है डिक्लाइन किस में हो रहा है, तुम्हारा ग्रॉस एनपीए में तुम्हारा डिक्लाइन हो रहा है। साथ ही साथ तुम्हारा सीआरएआर जो होता है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 16.7 के ऊपर जा रहा है ना। सीआरएआर का जो होता है अपने अपने यहाँ जो सीएआर का कंसेप्ट होता है, उसमें तुम्हारा क्या है, 9% है, साथ साथ 2.5% का अलग से है, इसको बोलते हैं सीसीबी। ठीक है। तो वो चीज़ है तुम्हारा। दूसरा तुम्हारे दिखाया जा रहा है कि रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांस जो है रेशियो है, वो भी तुमको लगातार घट रहा है, जैसे 1.8% से लेकर 7% पे आ गया है। रीस्ट्रक्चर एडवांस्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा जो लोन है ना, उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। ठीक है। लोन अगर लॉस की तरफ चला जाता है ना, तो लॉस के ठीक पहले उसको डाला जाता है कि नहीं, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना। तो ये अभी एनपीए नहीं हुआ है, इसमें आरएसए में वही सब आते हैं जो एनपीए अभी नहीं हुए हैं, उनको एक तरह से एसएमए में डाला जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाला जाता है। मतलब अभी भी चांसेस है कि ये पैसा मेरे को देगा, है आज नहीं देगा कि 5 साल बाद देगा। ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चरिंग की अभी बात किया जा रहा है। ठीक है। इसीलिए तुम्हारा ये जो दिखा जा रहा पहले 1.8% हुआ करता था, अब वो जो है तुम्हारा घट के 7.7% पे चला गया है तुम्हारा। ठीक है। टोटल ग्रॉस लोन और एडवांसेस का शेयर में बात हो रहा है, जीडीपी का बात नहीं हो रहा है ये। ठीक है। जीडीपी के हिसाब से बहुत ज्यादा होगा। इसमें एक चीज और तुमको दिख रहा है कि देखो तुम्हारा जो है, जैसे बात हम लोग किए थे क्या, कि सीएआर में तुम्हारा दो तरह का कैपिटल होता है, एक तो तुम्हारा टायर वन कैपिटल होता है, दूसरा तुम्हारा टायर टू कैपिटल होता है। टायर वन कैपिटल कब यूज करते हैं, जब तुमको बैंक जो है किसी तरह का मतलब एक तरह का डिसरप्शन आए तो उसको अब्जॉर्व करने के लिए टायर वन कैपिटल लेता है। टायर टू कैपिटल कब होता है, टायर टू कैपिटल तब होता है जब तुम्हारा मतलब बैंक को अब वाइंड अप कर रहे हैं, उस वक्त के लिए किया जाता है। इसमें जितना भी तुम्हारा अनऑडिटेड चीज होता है ना, सब इसमें रहता है। बाकी हमारा सेफ टाइप का जितना भी ऑडिटेड रहता है, रिजर्व रहता है, सब इसमें तुम्हारा टी1 में रहता है। ठीक है। इसको कोर कैपिटल भी कहते हैं, इसीलिए इसको टायर वन कैपिटल। ठीक है। तो ये तुम्हारा बता रहा है कि तुम्हारा जो है अच्छा खासा हो रहा है, तुम्हारा सीआरआर जो है 16.7% पर जाके खड़ा हो गया है। और तुम्हारा सारा बैंक जो है तुम्हारा कॉमन इक्विटी टायर वन का जो रिक्वायरमेंट है 8% का, उसको पूरा कर रहा है। ये बेसल के हिसाब से भी तुम्हारा ये जरूरी है कि 8% प्लस 2.5% का हो वहां पर कहानी। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी बात आप कर रहे हैं, तो 22.5% का तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। ठीक है। एक चीज और देखना तुम, जो तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट जो है तुम्हारा, वो अच्छा खासा हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी तुम्हारा ये होता है, तुम्हारा जो नेट इनकम होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं किसका, शेयर होल्डर के इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो तुम्हारा जो रिटर्न ऑन एसेट है, ये भी तुम्हारा बढ़ के कहाँ तक जा रहा है, 0.8 से 0.1, एक मिनट, ये सॉरी। और तुम्हारे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है तुम्हारा, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है तुम्हारा, वो क्या हो रहा है, तुम्हारा नेट इनकम बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये भी तुम्हारा देखो बढ़े जा रहा है। ठीक है। बैंक में जो ट्रेंड आ रहा है, तो कल ही उस दिन हमें हमने देखा था कि बैंक का जो क्रेडिट कल्चर है वो दिख रहा है कि कंट्री में धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और बैंक क्रेडिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बैंकिंग बिजनेस के लिए भी लोन उठा रहा है, लोग पर्सनल लोन भी उठा रहे हैं। पर्सनल लोन उठाएगा तो कंजम्पशन करेगा, बिजनेस लोन उठाएगा तो तुम्हारा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, साथ साथ तुम्हारा कंजम्पशन भी करेगा। तो ओवरऑल तुम्हारी इकोनॉमी को क्या मिलेगा, पुश मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुमको ये देखने को मिल रहा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीजिंग लेंडिंग रेट के हिसाब से भी तुमको
देखने को मिल रहा है। ये मॉडरेशन का बात हो रहा है कि अभी मतलब बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा मॉडरेशन की तरफ बढ़ रहा है। देखो जैसे कि यहाँ अगर ग्राफ अगर के समझ में आता है, देखो यहाँ पर राइज हुआ था लेकिन उसके बाद देखो धीरे 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 धीरे, तो इसको एक तरह से हम मॉडरेट ग्रोथ कहेंगे। ठीक है। ग्रोथ जो है आपको दो तीनों सेक्टर में भी दिखा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी आपको ग्रोथ दिखा है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट में भी आप दिखा रहे हैं कि क्रेडिट जो है वो पिकअप हो चुका है ना। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री का बात करोगे तो बैंक क्रेडिट जो है एमएसएमई में वो भी तुम्हारा फास्टर है लार्जर इंटरप्राइज के बनिस्पत। तो देखो सर्विस सेक्टर का बात करोगे तो इसमें भी तुमको मॉडरेशन दिख रहा है। ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है कि स्लो डाउन तुमको दिख रहा है कि हाँ क्रेडिट डिसबर्सल टू एनबीएफसी जो हो रहा है, एनबीएफसी के लिए वो तुम्हारा स्कीम गवर्नमेंट सब निकाल के लाता ही रहता है तुम्हारा, है ना। अच्छा, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का बात करोगे तो उसी दिन हम लोग देखे थे अपने साइकिल में कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो अपना बहुत ऊपर तक उठ चुका है ना। तो अगर बहुत ऊपर उठ जाएगा तो भी रिस्क है, और अगर बहुत नीचे की तरफ भी आ जाएगा तो भी रिस्क है तुम्हारा, है ना। तो यही बात बोल रहा है कि देखो 2006 से 12 के बीच जो एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ दिखा था, जो कि तुम्हारा एक तरह से उस वक्त के इन्वेस्टमेंट बूम पीरियड के साथ भी तुम्हारा क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है। क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करोगे तो इंडिया का जो क्रेडिट है प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू जीडीपी रेशियो, वो अभी भी एडवांस्ड इकोनॉमी के हिसाब से कम है ना। और जो इमर्जिंग मार्केट से भी देखोगे ना तो वो भी कम है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री से हाइयर है, जैसे कि इंडोनेशिया और मेक्सिको से। ठीक है। अच्छा, ये चीज जान लो कि अगर फिनेंशियल इंक्लूजन अगर रहेगा तुम्हारा, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को दिखाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे लोगों का, उतना ज्यादा आपका क्या ग्रोथ दिखेगा, इकोनॉमी मतलब दिखेगा कि बैंकिंग है भी लोगों से ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर वही तुम्हारा मनी मल्टीप्लाई भी बढ़ेगा और तुम्हारा एक तरह से क्रेडिट कल्चर जो है इंडिया में राइज करेगा। ठीक है। आरआरबी के बारे में उस दिन हम लोग देख चुके थे, 1975 में स्टैब्लिश हुआ था एक्ट, 1976 के हिसाब से हुआ था। 2006 में 133 का संख्या था, अभी इसको घटा के प्रेजेंटली 43% कर दिया गया है। 12 एससीबीज हैं। एससीबीज का जो स्पॉन्सर करता है उसका उसका शेयर जो है आरआरबी में 35% का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है। ठीक है। अच्छा, एसेट क्वालिटी की भी बात करोगे तो आरबीआई आरआरबी का जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 7.3 से बढ़ के जो एनपीए था वो घट के 66.1% की तरफ चला गया है ना। क्रेडिट एक्सपेंशन में भी देखोगे तो कंसोलिडेटेड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी तुम्हारा बढ़ रहा है। क्रेडिट मतलब डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है, मतलब डिपॉजिट थोड़ा सा कम हो, डिपॉजिट के बनस्पत तुम्हारा क्रेडिट का हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। तो मतलब क्या है, आरआरबी जनरली किसका जो पर्पस था वो था कि गांव में तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा वो क्रेडिट बांटे। तो इसका मतलब है कि ये पर्पज जो है फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब फिनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। अच्छा, डीएफआई जो है तुम्हारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको स्टैब्लिश किया गया था तुम्हारा 1950 से 60 के बीच, ताकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है उसको मतलब उनका स्पेशल काम यही था कि वो इन्वेस्टमेंट करते रहे अपने अपने सेक्टर के हिसाब से। जैसे तुम्हारा आईएफसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, है ना। ये सब बाद में तुम्हारा यूनिवर्सल बैंक बन चुका है ना। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में देखोगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है तुम्हारा, जैसे कि आईआईएफसीएल और नाफिड। अभी नाफिड में रिसेंटली क्रिएट किया गया है एक्ट के थ्रू, है ना। आईआईएफसीएल जो है तुम्हारा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 18 साल से केटर कर रहा है। ये क्या क्या करता है, तुम्हारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जितना भी होते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, जो डायरेक्ट लेंडिंग होता है, टेकआउट फाइनेंस, रीफाइनेंस, सब काम करता है। किस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो तुम्हारा निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर निकालता है तुम्हारा हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर है ना। तो ये तुम्हारा लिस्ट कौन निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। टोटल 37 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। टोटल 5 कैटेगरी है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सोशल एंड कमर्शियल और कम्युनिकेशन। ये 5 सेक्टर में तुम्हारा टोटल ये बांटा हुआ है तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है। नेफिट जो है 2021 में बना है, तुम्हारे एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है। इसको भी तुम्हारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अकॉर्डेशन मिल चुका है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है। और ये 5th इंस्टीट्यूशन बन गया है एआईएफआई, नाबार्ड के बाद सिडबी, एनएचबी और एग्जिम बैंक के बाद। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये थोड़ा मेंस का इशू है, इसको भी हल्का करके देख ही लेते हैं। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनेंस सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, इस बार एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है तुम्हारा क्या करता है, इसको कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, क्रेडिट अंडर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रेगुलेटरी कैपिटल प्लानिंग के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्राइसिंग मॉडल के लिए, चैटबॉट को यूज करने के लिए। तो देखो यहाँ पर देखो, लेकिन ये चीज भी बोला जा रहा है तुम्हारा क्या, कि एआई जो है वो एक ब्लैक नेचर का है, ब्लैक बॉक्स नेचर का है। क्यों,
क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के चलते जो है बहुत सारी चीज हो सकता है, जैसे एक्यूरेसी ऑफ एआई डिसीजन जो है वो क्या होगा, अंडरमाइन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें ह्यूमन ह्यूमन एरर नहीं आए, लेकिन अगर तुम ट्रांसफर पूरा डेटा नहीं उसको नहीं दे रहे हो तो क्या हो जाएगा उसमें, उसमें उस चीज़ का एरर आ जाएगा, टेक्निकल एरर आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ और रिस्क क्या क्या हो सकता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या दिक्कत हो सकता है, ओवर रिलायंस ऑन एआई हो जाएगा। जैसे आज अगर आंसर लिखने के लिए किसी को बोला जाता है तो जाता है एआई पे आंसर लिख लेता है 200 वर्ड का। तो ऐसे बच्चों का कभी यूपीएससी में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, अगर आप सर्वर डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो। अभी बहुत लोग जाके समरी पढ़ के चला जाएगा, एआई का यूज करेगा, समरी निकाल देगा, होने वाला कुछ नहीं है उनसे। ठीक है, दूसरा देखो तुम्हारा साइबर रिस्क बढ़ा हुआ है। तीसरा मेलिशियस यूज हो रहा है, सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड हो रहा है, रोग ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन वगैरह हो रहा है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी में भी हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, ओईसीडी जैसे कि भी तुम्हारा बोला है कि एक ना मेरे को गवर्निंग ऑफ यूज ऑफ एआई करना जरूरी है ना, किस रेस्पेक्ट में, इंक्लूसिव ग्रोथ के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, एक्सपेंसिबिलिटी, रोबस्ट एंड सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। देखो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हिरोशिमा एआई प्रोसेस कॉम्प्रिहेंशन फ्रेमवर्क एक निकाला गया है। ठीक है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया है तुम्हारा 2023 में। ये एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में काम किया जाएगा, जीएस पेपर 4 में भी यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अप्रोच रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई की तरफ। ठीक है, एआई गवर्नेंस को रोबस्ट करने के लिए फर्स्ट और क्रूशियल स्टेप है कि आप जो है उसके चैलेंजेस को ना आप सही से देखें, है ना। तो आरबीआई जो है एकदम प्रोएक्टिवली इंगेज किया जा रहा है, साथ ही साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट निकाल रहा है तुम्हारा, है ना। आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है फ्री एआई मतलब फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस सेक्टर के लिए। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट आता है कि आपके एफिकेसी और इंसॉल्वेंसी के लिए आपने क्या किया है। तो आईबीसी कोड आया था तुम्हारा 2016 में, है ना। इसमें क्या हो रहा था 2016 में, ये हो रहा था कि जो रिजोल्यूशन था उसको बोला गया है कि बहुत सारे सेक्टर के अक्रॉस जो स्पैन है, जैसे लार्ज स्टील से लेके लेके स्मॉल एफएमसीजी जो है ना वहां तक है। आरबीआई तुम्हारा एक तरह से वो देखा था कि 12 राज अकाउंट को रेफर किया था, है ना। उसमें से 10 कोड को 10 को अभी तक रिजॉल्व कर लिया है इन्होंने, है ना। तो इसका फायदा क्या क्या होता है, तो देखो इसका आईबीसी का जो आउटकम्स है, इसका फायदा क्या क्या है। तो यूपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है मेंस में इसमें, आईबीसी का फ्रेमवर्क क्या, आईबीसी कोड 250 वर्ड में आएगा, आईबीसी कोड जो है 2016 का बताने के लिए, उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, साथ ही साथ उसका फायदा क्या क्या हुआ है, और ये यहीं से उठा के रहेगा। जो लोग का प्रीलिम्स क्लियर होगा वो लोग खुश रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर करने वाला कितना है वो तो दिख ही रहा है ना। फॉरेक्स हेजिंग बाय फर्म्स जो है तुम्हारा वो हो रहा है इसलिए क्योंकि कैसे इससे इससे फॉरेक्स हेजिंग बाय फर्म्स करने से क्या होगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी एक्सचेंज, जो वॉलेटिलिटी नहीं होता है करेंसी एक्सचेंज रेट, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर फॉरेक्स के साथ फर्म जो है खुद को हेज कर देगा। साथ ही साथ बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड जो है ना तुम्हारा वो भी घटेगा। बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड ये होता है ना कि हर बॉन्ड का ना रेटिंग दिया जाता है कि वो बढ़िया बॉन्ड है कि खराब बॉन्ड है। तो हाई रेटेड बॉन्ड जैसे ट्रिपल ए डबल ए है ना, तो क्रेडिट स्प्रेड ये होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी B1 वो बॉन्ड का यील्ड है मान लो 4 रुपए का, और दूसरा कंपनी है उसका बॉन्ड का यील्ड मान लो 1 रुपए का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं स्प्रेड। तो यही स्प्रेड जितना ज्यादा तुम्हारा घटेगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा कि बाकी जो मार्केट में जो कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा किसके तरफ, लोअर रेटेड बॉन्ड की तरफ भी। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारा 85% जो है ना बॉन्ड वो इसके तरफ है, तुम्हारा स्क्यूड है हाई रेटेड बॉन्ड की तरफ। मतलब जिस बॉन्ड को तुम्हारा हाई दिख रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि छोटा कंपनी भी अच्छा यील्ड दे सकता है ना, छोटा छोटा स्टॉक भी हो तो 5-5%, 6-6% का यील्ड दे देता है। वही बड़ा बड़ा कंपनी 1%, 2% का भी देता है ना। लेकिन लोग कहाँ पर चला जाता है, ज्यादा चला जाता है उसके तरफ तुम्हारा जहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड तुमको जो कम दिखता है, समझे। अ, तो वही कम से कम तुमको क्रेडिट स्प्रेड करना है। एक्सपोर्ट में क्या फायदा हो रहा है, एक्सपोर्ट में ये फायदा हो रहा है कि एक बार अगर तुमको ये मिल गया कि तुम अच्छी कंपनी हो, तुम मतलब बैंकरप्सी नहीं कर पाओ कर होगे, तो तुमको एक्सेस ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, तो आराम से तुम क्या करोगे, एक्सपोर्ट करने में तुमको हेल्प मिलेगा। इसमें एक चीज गलत गड़बड़ बोल गई, सॉरी। ये जो बॉन्ड है ना, जैसे मान लो कि इसको मान लो मिला हुआ है कि ये ए रेटेड बॉन्ड है, और दूसरा मिला है बी रेटेड बॉन्ड है ना। भले ये यील्ड ज्यादा भी दे रहा है, लेकिन जब ज्यादा से स्प्रेड ज्यादा लोग झुकाव ना इसकी तरफ रहेगा, तो स्प्रेड वही होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स का बात करोगे ना, तो जैसे मान लो ये ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट में मैक्सिमम लोग इधर झुकाव इधर है, ठीक है, तो वो स्प्रेड होता है। तो 85% का तुमको उसकी वजह से उधर दिखता है। इस तरह से बात होता है, ठीक है, यील्ड का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, अच्छा आईबीसी फ्रेमवर्क के तहत ये भी बोला जाता है कि अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि अगर 7 से 8% का ग्रोथ आपको अगले आने वाले एक दशक में यानी 10 साल तक अगर आपको करना है, तो मतलब कंटिन्यूअसली आपको आईबीसी को अपना इवॉल्व करना जरूरी है। आईबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लो, प्रीलिम्स में आ सकता है इस बार। आईबीसी में जो है टाइम लिमिट दिया गया है, कितना दिन का, 180 दिन का दिया गया है
है ना। इसमें देखो कुछ कुछ इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में कौन कौन आ जाते हैं तुम्हारे, इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कौन कौन आ रहे हैं तुम्हारे, एक तो आता है तुम्हारा एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है उसमें तुम्हारा एनसीएलटी होता है और डीआरटी होता है, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी के लिए होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल माइनस एलएलपीज, एलएलपीज को डीआरटी नहीं देखेगा, बाकी जितना है सबको ये तुम्हारा कहा जाएगा, एनसीएलटी पे जाएगा। एक है तुम्हारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसको बढ़ा के मतलब कर दिया गया है, 330 दिन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जनरली रिजल्ट नहीं मिल रहा था, 500 से ऊपर दिन का ज्यादा कर मिल रहा था। दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में तुम्हारे एक आते हैं तुम्हारा सीओसी, जो होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये एक तरह से किसका है, कंसोर्टियम ऑफ किसका है, लेंडर का है। अगर 2/3 मेजोरिटी से ये लोग पास कर देगा कि रेजोल्यूशन करना है, तो रेजोल्यूशन होगा, नहीं तो फिर कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेशन होगा, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा आयु, ये ना तुम्हारा फिनेंशियल रिपोर्टिंग करने में हेल्प करता है। और बाकी फिर होता है तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिनको लाइसेंस मिल, ये एक तरह से लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होते हैं, कि अब इंसॉल्वेंसी में हेल्प करने के लिए ये प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। और इनको लाइसेंस कौन देगा, आईपीए देगा, ठीक है, ये लाइसेंस देगा। तो आईपीए, आईपीज, आईयू, सीओसी और डबल ए, ये तुम्हारा क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है किस चीज का, आईबीसी का, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारा मेंस में दिखेगा। अच्छा, अब कैपिटल मार्केट के बारे में बात कर लो, तो प्राइमरी मार्केट में बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है, ऊपर ही हमने देखा है क्या, कि बहुत हद तक तुमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है कि तुम्हारा आईपीओ जो है बहुत तेजी से धड़ाधड़ से हिंदुस्तान में रिलीज हो रहा है ना। टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोला जा रहा है इक्विटी और डेट में ना 5% ज्यादा हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। साथ ही साथ एक चीज ये भी मिल रहा है कि तुम्हारा स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का जो भी आईपीओ है उसमें भी तुमको डील में इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एक बॉयंट मार्केट कंडीशन में ना तुम्हारा क्यूआईपीज लोग भी ना अच्छे से इमर्ज कर रहे हैं। क्यूआईपीज मतलब हो गए तुम्हारे म्यूचुअल फंड, हो गए वेंचर कैपिटल फंड वाले जितने भी हैं, ये सब सब तुम्हारे कहाँ पर चले जाएंगे, ये सब तुम्हारे क्यूआईपी हो जाते हैं, ठीक है। क्यूआईपी के बारे में मतलब एक तरह से यही बोला जाता है कि ये लोग भागेगा नहीं मार्केट से, तो भरोसा भरोसा रखने के लिए ये लोग किया गया, मुद्दे कोर मुद्दे की बात यही है, ठीक है। डोमेस्टिक डेट मार्केट में भी तुमको एक सिग्निफिकेंट गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ना बहुत ज्यादा रूम अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि मान लो कि देखो कि हिंदुस्तान में करीब करीब 18% का ही आसपास जो है तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइज हो रहा है डेट मार्केट से। लेकिन वही उसको अगर तुम कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखो, तुम देखोगे तो सिर्फ 18% का शेयर है। वही दूसरी कंट्री से अगर कंपेयर करोगे तो 80% तुम्हारा कोरिया में है, 36% तुम्हारे चाइना में है, ठीक है। तो ये बात हो रहा है तुम्हारा। अगला आता है सेकेंडरी मार्केट में, तो देखो सेकेंडरी मार्केट में भी तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक ही हो रहा है हम लोग का, भले अभी तुमको वोलेटिलिटी मिल रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का बात करोगे तो इंडियन मार्केट जो है अभी भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न है ना निफ्टी 50 का, वो 8% के आसपास है। लेकिन वही तुम चाइना का संघाई कंपोजिट इंडेक्स देखोगे तो 3.2% पे ही अभी जाके लटका हुआ है तुम, ठीक है। अपनी तरफ काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन जो यूएस का जैसे नेस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, डाउ जोन्स भी यूएस का ही है, ठीक है, डाउ जोन्स भी यूएसए का ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा ही हुआ है यूएस का डाउ जोन्स है, ठीक है। ये लोग का के हिसाब से कम ही मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, मतलब एशिया के हिसाब से देखो तो ठीक ठाक मिल रहा है तुम्हारा, ठीक है। इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा है ना। तुम जैसे बताए थे कि डीमैट अकाउंट तुम्हारा बहुत तेजी से बढ़ा था, है ना। तो ये क्या दिख रहा है कि एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर जो बढ़ रहा है, साथ ही साथ देखो एसआईपी का भी देखो, तुम्हारा जो एसआईपी में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ना, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट जो वो बोलते हैं, वो तुम्हारा था कितना, 12.8 लाख करोड़ था, वो बढ़ के भी 13.6 लाख करोड़ का हो गया है। वही एसआईपी अकाउंट में भी तुम देखो तो बहुत तेजी से वृद्धि है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना। और एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट करीब करीब तुम्हारा डबल हो गया, 2.1 लाख करोड़ पे चला गया। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का जो है मतलब भारत में जो है तुम्हारा अवेयरनेस फैला है, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट सिटी का बात करोगे तो गिफ्ट सिटी तुम्हारा क्या है, ए आई एफ सी ए है, वहीं पर लोकेटेड है ना। तुम्हारा ये यूनिफाइड रेगुलेटर है, यही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन मतलब है रिस्पॉन्सिबल किस लिए कि तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के अंदर जो है तुमको अच्छे से डेवलप करना है, ठीक है। गिफ्ट सिटी आईएफएससी के बारे में बात करो तो ये भी ब्रिस्क ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ब्रिस्क ग्रोथ मतलब होता है कि तेजी से चलना, मतलब ना दौड़ रहा है ना चल रहा है, दोनों के बीच में कहीं है, तो ब्रिस्क वॉक बोलते हैं ना, मॉर्निंग वॉक को ब्रिस्क वॉक टाइप करना चाहिए, दौड़ के नहीं करना चाहिए मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, उससे तुम्हारा पसीना निकलेगा, वही बात है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें करीब करीब 720 एंटिटी के कैटेगरी सब, हाँ, अब बहुत सारे कैटेगरी के अक्रॉस तुम्हारा 720 से भी ऊपर जो तुम्हारा एंटिटी दिख रहा है ये, है ना। एसेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम भी देखोगे तो इसका भी काफी बढ़िया है, तुम्हारा 128 फंड मैनेजमेंट एंटिटीज है, 16 एआईएफ्स है, और थर्ड इन्वेस्टमेंट थ्री थ्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं इनके पास, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर का बात करोगे तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 250 वर्ड में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सेपरेटली तुम्हारा इंश्योरेंस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर इसको पूछेगा भी तो पूरा क्लब करके पूछेगा, ठीक है।
कि फिनेंशियल रेगुलेटरी या फिर फिनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट किस तरह से इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो सबको तुमको एक साथ देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कंबाइन में भी 250 वर्ड का आंसर अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो कर लो। इंश्योरेंस सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसपे अलग से 150 वर्ड में क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में अगर पूछना हुआ तो। नहीं तो फिर अगर सोचोगे कि पेंशन के बारे में पूछेगा अलग से, तो वो सब नहीं पूछने वाला है तुम। ठीक है, तो इंश्योरेंस मार्केट जो है इंडिया में तुम्हारा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रहा है ना। इसमें तुमको क्या दिख रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है किस चीज में, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हुआ कि परसेंटेज जो है तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पे किया जाता है तुम्हारे जीडीपी के रेशियो में। ठीक है, जीडीपी में जो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एक साल में किया जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को शो करता है। दूसरा देखो तुम्हारा एक और टर्म है इंश्योरेंस डेंसिटी का। ये जब पॉपुलेशन से बात करोगे ना, तो वो तुम्हारे डेंसिटी का हो जाता है कि कितना कैलकुलेटेड किया गया है रिस्क ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन। तो वो हो गया तुम्हारा क्या, इंश्योरेंस डेंसिटी। लेकिन इंश्योरेंस डेंसिटी में तुमको मॉडर्न राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये यूएस डॉलर में ही जनरली देखते हैं, रुपया में नहीं देखते हैं इसको। यूएस डॉलर में इसलिए देखते हैं कि कंपैरिजन दुनिया से कंपैरिजन करने में ईजी हो, है ना। तो इसको यूएस डॉलर में ही यूनिट है इसका। तो वो 92 यूएस डॉलर था, वो बढ़ के अभी हो चुका है कितना, 95 यूएस डॉलर हो चुका है। तो एक मॉडरेट राइज इसमें भी तुम आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, वो हम लोग का 3.7% पे है, जो कि ग्लोबल एवरेज जो 7% उससे बहुत नीचे है। मतलब करीब करीब हम लोग आधे पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है कि बढ़ा जाए। स्विस आरी एक इंस्टीट्यूट, स्विस आरी जो है बहुत अच्छा कंपनी है। ठीक है, ये बताया कि इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, ये मतलब 11% से ग्रो करने वाला है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होने वाला है G20 के बीच में आने वाले आने वाले 5 साल में। ठीक है, ये बोला है वो। तो ये को रिपोर्ट भी आप कोट कर सकते हो। दूसरा है कि पेंशन सेक्टर आपका कैसा डेवलप कर रहा है। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बुढ़ों की संख्या में ना बच्चों की संख्या को सरपास कर गए हैं। मतलब एक तरह से तुम्हारा कि पॉपुलेशन पिरामिड जो है किस तरह का बन चुका है, अर्न शेप्ड बन चुका है तुम्हारा। ठीक है, अर्न शेप्ड बन चुका है, URN, अर्न शेप्ड। ठीक है, जॉन ग्रीट से पोएम भी लिखे थे अर्न पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा अर्न शिप बन चुका है तुम्हारा, फर्स्ट टाइम ये चीज हुआ है, इसीलिए तुमको ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि जो मर्सर CFA इंस्टीट्यूशन है, वो तुम्हारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज करता है। तो उसमें ये भी दिखाया है कि तुम्हारा जो ओवरऑल है ना, वो मॉडरेट वैल्यू पे ही दिखने को मिल रहा है तुमको। ठीक है, 45.9 से लेके ये 44 पे हुआ है। ठीक है, इसमें जो इस इतना काम इतना याद करने की जरूरत नहीं कि 49.5 से 44 गया है। तुम्हारे काम का ये है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है, उसमें जो है एडिक्वेसी को 40% मिलता है और इंटीग्रिटी को 25% मिलता है। बस इतना ही ध्यान रखना, इससे अलग रखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कि तुम्हारा इंडिया के पेंशन सेक्टर को एकदम बूस्ट मिला है कब, जब NPS आ गया है और तुम्हारा और अटल पेंशन योजना आया। उसके बाद भी अटल पेंशन योजना से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो काफी धड़ल्ले से पेंशन के लिए थोड़ा अवेयर हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, PFRDA से अगर डेटा उठाओगे तो पता चलेगा कि जो फेयर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर्स है ना, वो भी बढ़ रहा है तुम्हारा। और मतलब 40% से करीब करीब 52% पे जा चुका है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करोगे तो यंगर जो जनरेशन आ रहे हैं ना, यंगर लोग का जो बैच है ना, कोहर्ट जो है, यंगर कोहर्ट जो है, उनका जो है संख्या भी जो है ऑलमोस्ट तुम्हारा दिखेगा कि ये बढ़ गया है। तो ऐसे 30% से तुम्हारा बढ़ के 45% के अराउंड चला गया है। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखने को मिल रहा है कि तुम्हारा जो अटल पेंशन योजना जो है ना, उसके तहत 97% जो अकाउंट है ना, वो बस वही 1000 पर मंथ पे भी लिमिटेड है। मतलब क्या हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो क्या हुआ है, कम हुआ पड़ा हुआ है। जिस हिसाब से आपका पॉपुलेशन है तो वही पर डेंसिटी जो है तुम देखो लो कि बढ़ाने का भी कहाँ कहाँ स्कोप तुमको दिख रहा है। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है तुम्हारा, वो भी देखो बढ़ के 4% के आसपास चला गया है तुम्हारा, यही पेंशन फंड में। ठीक है, अच्छा, इंडिया का जो है कंसिडरेबल पोटेंशियल है ना बढ़ने के लिए। EPFO के हिसाब से बात करोगे तो 17% ऑफ GDP जो है वो मेजर स्कीम में कवर किया जा रहा है पेंशन एसेट को, है ना। NPS जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारा अलग से 4.5% ऑफ GDP में, है ना। लेकिन ये इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर OECD से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 80% जो है तुम्हारा उनके GDP का है OECD कंट्रीज में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक NPS वात्सल्य को इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्नेंस की क्लास में हमने काफी अच्छे से इसको कवर किया है, NPS वात्सल्य को। इसमें बेसिकली यही होगा कि तुम्हारा 1000 रुपये से आप मैक्सिमम कितना भी अमाउंट तक ना अपना बच्चा का अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर जैसे ही वो 18 साल का होगा तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, रेगुलर NPS में। ठीक है, अच्छा, फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के बारे में बात करोगे तो देखो तुम्हारे GS पेपर 2 में रेगुलेटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो देख लो कि तुम्हारा जो है
इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो इंडिया में है कौन कौन है? आरबीआई है, सेबी है, इरडाई, पीएफआरडी है और आईबीबीआई है। ठीक है। तो ये मतलब ये भी बताया जाए कि अपनी कंट्री में बड़ा अच्छा है। सो बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, तुम्हारा इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इरडाई है, पीएफआरडी, मतलब एक तरह से बाकायदा सबका नाम काम जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो सबको ढंग से डेलीगेटेड किया हुआ है काम, सबका अपना डेलीगेटेड फंक्शन है, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी सबके अपना पास है ना। तो कहीं बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये आपके सर्वे के हिसाब से कहा जा रहा है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में बात करो फिनेंशियल सेक्टर का, तो ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना इकोनॉमी में, वैसे वैसे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर जो है तुमको एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को दिख रहा है। तो ऑब्वियस बात है ये वल्नरेबल हो गया है तुम्हारा साइबर अटैक को लेकर। जैसे डॉस अटैक होता है, एसएमएसिंग होता है, फेक मलिशियस मोबाइल एप्लीकेशन बन जाता है, तो उस पर सर्ट इन जो है तुम्हारा वो कहा है कि काफ़ी जहाँ तक मतलब जो इंसिडेंट्स है उसमें एक तरह से तुमको मतलब मॉडरेट ग्रोथ उसमें भी दिखा है। जो मतलब 11.6 लाख मतलब करीब करीब 12 लाख था 2020 में, वो बढ़ के तुम्हारा 14 लाख पे चला गया 2022 के अराउंड तक। क्रिमिनल जो है बेसिकली दो चीज़ के लिए टारगेट करता है, या तो अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर तुम चाहता है कि डिसरप्ट कर दो फिनेंशियल एक्टिविटीज को, ताकि जियोपार्डाइज कर दे किस चीज़ को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो आईएमएफ जो है तुम्हारा एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिलीज करता है ना, उसमें बोला है कि साइबर अटैक के चलते करीब करीब 2017 से अभी तक 2.5 लाख, सॉरी 2.5 बिलियन का यूएस डॉलर का तुम्हारा पूरे ओवरऑल दुनिया को लॉस हुआ है। ठीक है। तो ये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है तुम्हारा। ठीक है। तो इंडिया भी बहुत सारी चीज़ तुम्हारा कर रहा है, जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें पब्लिक यूज और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ एफएसडीसी जो है तुम्हारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट काउंसिल जो है तुम्हारा, एफएससीडी क्या हो गया यार वो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसके लिए तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए है ना तुम्हारा एफएससीडी। तो ये एपेक्स बॉडी है तुम्हारा, ये भी मतलब एक तरह से इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है तुम्हारा इंडियन आईटी जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये कहाँ पर है? तुम्हारे जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इकोसॉक, है ना। ये तुम्हारा रिलीज करता है ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है साइबर सिक्योरिटी में, उसको टायर 1 में रखा गया है। ठीक है। 100 में इसको 98.49 का रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है। ये भी देखा जा रहा है कि आरबीआई जो है तुम्हारा बाकी जो रेगुलेटरी है बॉडी है, इरडाई है, पीएफआरडीए है ना, ये सबसे सबसे मिलकर तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस करवा रहा है, जिसमें रेगुलर आईटी एग्जामिनेशन करवा रहा है अपना, मतलब अपने जितना भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रेगुलर जो है रिव्यू करवा रहा है ना। ये याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हारा। लो। ठीक है। तो इंडिया का जो टायर 1 में तुमको दिख रहा है, टीयर 1 में तुमको रैंकिंग एक्सटेंशन एक्सटेंशन दिख रहा है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे दिख रहा है कि मतलब साइबर सिक्योरिटी के प्रति भारत जो है काफी हद तक कमिटेड है तुम्हारा। ठीक है। रिस्क जो है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो देखो बहुत सारा अभी तुमको दिखने को मिल रहा है तुमको, जैसे यूपीआई है, ओपन ओशन है, T+1 सेटलमेंट है, ये सब से दिख रहा है। साथ ही साथ यूनिफाइड लेंडिंग यूएलआई है, ये क्या दिख रहा है कि ये गेम चेंजर हो सकता है तुम्हारा एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए, है ना। जैसे ओसन जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, देख लो जरा। ओसन एक तरह से तुम्हारा क्या होता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच, लेंडर के बीच लोन सर्विस प्रोवाइड जो है, और अकाउंट एग्रीगेटर है, उनको सिंप्लीफाई करता है, ताकि तुम्हारा जो सेगमेंट एमएसएमई का हो गया, शॉप ओनर्स का हो गया, रूरल एंटरप्राइज का हो गया, उसके लिए प्रोसेस जो है काफी सिंप्लीफाई हो जाए। इसके की प्लेयर्स कौन कौन है, तो देखो पहला है लेंडर, जो बैंक्स हैं या फिर एनबीएफसीज हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। एलएसपी में कौन आ जाएगा, लोन सर्विस प्रोवाइडर, है ना। ये कौन है, एंटिटीज जो हेल्प करते हैं क्या, बोरोवर को फॉर्मल क्रेडिट का अफोर्डेबल रेट में एक्सेस करवाने के लिए। अकाउंट एग्रीगेटर्स की क्या करते हैं, ये करते हैं तुम्हारा फैसिलिटेट करते हैं डेटा शेयरिंग को, है ना, जो कंसेंट बेस्ड फ्रेमवर्क पे ही होगा। और एक और मॉडल तुम्हारा सहमति, ये एक तरह से कलेक्टिव ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर है ना। ये एक तरह से ए मॉडल को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सहमति है तुम्हारा। फिर एक है तुम्हारा क्रेडॉल, ये क्या है, कलेक्टिव है जो इम्प्लीमेंट कर, एक कलेक्टिव है जो कलेक्टिव में एक तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि जो ओशन को इम्प्लीमेंट करेगा, इसमें क्या होगा कि तुमको जो एक्सेस और एजुकेशन होगा ना स्टेक होल्डर को, वो भी इसके थ्रू दिया जाएगा, क्रेडॉल के थ्रू। ठीक है। तो ओशन तुम्हारा ये हो गया, ओपन क्रेडिट इनेबल्ड नेटवर्क डेवलप करने का बात किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक रिश्ता ये देख लो, एक रिश्ता देखो नया दिखाया है। ठीक है। कि ग्रोथ का जो है इफेक्ट कैसा होता है फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडेक्स के साथ। तो देखो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर ये लुक खराब है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है, इसलिए जब अच्छा नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा ये इसके साथ रिश्ता नहीं अच्छा होगा, किसके साथ, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा
कि जब तुम्हारा जो है फिनेंशियल इंडेक्स जो है तुम्हारा एकदम टॉप पे रहेगा, मतलब ऑप्टिमम लेवल पे जाने के बाद क्या होगा कि फिर उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें गिरावट तुमको दिखने का महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि जनता का एस्पिरेशन भी तो उतना बढ़ेगा ना, जिसको कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, है ना। तो वही जापान तुम्हारा यहाँ पर कहीं है, यूएसए तुम्हारे यहाँ पर कहीं, आयरलैंड का भी यहाँ पर है ना। पोलैंड तुम्हारा दिख रहा है, तो 95% जो है तुम्हारा यहीं पर तुमको दिखता है कि यहाँ पर कहीं कॉन्फिडेंस इंटरवल पे तुमको टर्निंग पॉइंट दिखता है तुमको। ठीक है, आउटलुक देखो तो इंडिया का जो है, मतलब मान के चलो कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफ़ी मतलब ढंग से परफॉर्म कर रहा है अनफेवरेबल जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बीच, है ना। लेकिन फिर भी देखो फिनेंशियल सेक्टर जो है बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ में पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे पहला पॉजिटिव क्या चीज़ क्या दिख रहा है कि जो तुम्हारा शेयर ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट है ना, वो ओवरऑल तुम्हारा इसमें तुमको दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और ये भी दिख रहा है कि जो राइज ऑफ नॉन बैंक बेस्ड फिनेंस है, देखो जैसे कि पहले तुम्हारा बैंकिंग का शेयर कितना था, 17% का था, लेकिन अब वो घट के 58% हो गया। मतलब अब बाकी जो क्रेडिट हो कहाँ जा रहा है, नॉन बैंकिंग से, मान लो एनबीएफसी से आ रहा है या फिर बॉन्ड मार्केट के थ्रू फाइनेंस करवाया जा रहा है। थर्ड है कि देखो इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग, जैसे तुम्हारा आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो करीब करीब 6 टाइम्स बढ़ गया, है ना। तो ये सब चीज़ जो है तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में दिख रहा है, जो मतलब एक तरह से यही तुम्हारा दिख रहा है क्या, फिनेंशियलाइजेशन। ये तुम्हारा प्रश्न में आ सकता है। तो फिनेंशियलाइजेशन क्या हुआ कि वन क्रिटिकल रिस्क टू गार्ड अगेंस्ट इज द डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज शेपिंग पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ फेनोमेनन नोन एज फिनेंशियलाइजेशन। ठीक है, ये टर्म तुम्हारा इस बार प्रीलिम्स 2025 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही 2047 तक जो है इंडिया बढ़िया से स्ट्राइव करेगा, तो ये सब पॉइंट आप देख लीजिएगा फिनेंशियलाइजेशन के। फिनेंशियलाइजेशन में होगा, दूसरी तरफ तुम्हारा ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यही था तुम्हारा चैप्टर 2। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।